हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का लेक्चर 1। पहली क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2 की पॉलिटिकल साइंस। आपने देखा, मैंने कल आपको एक बार सिलेबस का ओवरव्यू दिया था। आपने देखा कि यूनिट 1 में हमारे थिंकर्स थे और यूनिट 1 में एक टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं समुदायवाद। समुदायवाद नाम का एक टॉपिक था यूनिट 1 में। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम डेली 3 थिंकर्स करेंगे और बाकी का यूनिट 2 और 3 लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले यूनिट 1 में जो दिया है समुदायवाद, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखेंगे समुदायवाद का कॉन्सेप्ट क्या है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा पेन सिलेक्ट कर लूँ मैं। एक सेकेंड ना। ओके। आपने देखा होगा कि कोई भी विचारधारा होती है, वो किसी न किसी विचारधारा से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी रहती है, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी फिलोसफी का, विचारधारा का विचार कैसे होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का उस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव होता है। हम देखेंगे समुदायवाद क्यों आया या फिर समुदायवाद आया, इसका आइडिया लोगों को कहाँ से आया, ठीक है। तो आप बेसिकली समझिए, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, हमारे पास टाइम की कमी है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है समुदायवाद, ये क्या है? उदारवाद का विरोधी है, या फिर कहोगे उदारवाद की एक प्रकार से आलोचना है, ठीक है। समुदायवाद क्या है? उदारवाद की आलोचना है या उदारवाद का उल्टा है। तो हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस पे ही हम फोकस करेंगे कि एग्जाम में हमसे क्या पूछा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि समुदायवाद जो है किस वर्ड से मिलकर बना है? कम्युनिज्म से बना है, ठीक है। और कम्युनिज्म का सबसे पहले यूज किसने किया? वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया? गुडविन गुडविन ब्राम्बी ने किया। गुडविन ब्राम्बी, ठीक है। किसने किया? गुडविन ब्राम्बी ने किया। लेकिन समुदायवाद विचारधारा है, विचारधारा का प्रारंभ किसने किया? माइकल जे सैंडल ने किया। किसने किया? विचारधारा का प्रारंभ किया माइकल जे सैंडल ने, ठीक है। तो ये दो इंपोर्टेंट चीजें हो गई, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि विचारधारा का प्रारंभ जो है माइकल जे सैंडल ने किया और शब्द का प्रयोग जो है गुडविन ब्राम्बी ने किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये होता क्या है। तो एक थिंकर हुए थे, उनको बोलते हैं, एक मिनट ना, एक थिंकर हुए थे, उनका नाम है फर्डिनेंड टॉनीज। इन्होंने बोला कि जो सोसाइटी होती है, आप समझ ही गए होंगे समुदायवाद जो है किससे रिलेटेड रहेगा? सोसाइटी से रिलेटेड रहेगा। तो उन्होंने बोला कि जो सोसाइटी होती है, कोई भी सोसाइटी है, वो दो टाइप की हो सकती है। एक होता है बद्ध समाज। यदि क्वेश्चन आ गया कि बद्ध समाज और संघ समाज किसने बोला, तो हमें पता होना चाहिए फर्डिनेंड टॉनीज ने बोला, ठीक है। बद्ध समाज और संघ समाज। अभी बताते हैं कि ये बद्ध समाज क्या है और संघ क्या है। बद्ध जैसे संबद्ध हो गया, ये वाला बद्ध है, ठीक है। तो बद्ध समाज क्या है? एक समुदाय है, ये है रियल समुदाय, रियल कम्युनिटी है ये। इसमें क्या होता है, जो लोगों के बीच में जो संबंध होते हैं, क्या पीपल टू पीपल जो संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं बद्ध समाज में, ये रियल समुदाय है। वो क्या है? अपने आप विकसित होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? वो स्वाभाविक होते हैं और ये संबंध जो है स्थायी होते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, कोई भी आदिम समाज हो गया,
तो जैसे ट्राइब्स हो गए हैं, वो आपस में एक साथ मिलकर रहते हैं, उनके वहाँ और कुछ नहीं है, वो बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं, तो उनके यहाँ उनके साथ के लोग ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उनकी फैमिली हो गई, उनकी सोसाइटी हो गई, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। तो उनके जो संबंध होते हैं कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। ये हम थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में होता है संघ समाज। तो फर्डिनेंड टोनीज बोलते हैं कि जो संघ समाज है, इसको क्या बोलते हैं, लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है, परस्पर लाभ के लिए बनाते हैं। यानी कि कुछ लोगों को, जैसे 50-100 लोग हो गए, उन्हें परस्पर साथ में रहने से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक संघ समाज बना लेंगे। और इसको हम समुदाय नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सहचर। सहचर, साथ रहने वाले, सहचर बोलते हैं। और ये आपको पता है, ये लोगों ने खुद से ही रिलेशन बनाया है, तो ये कैसा हो गया, कृत्रिम हो गया। यानी ये स्वाभाविक या प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम हो गया, मैन मेड हो गया। और ये प्रभावित होता है किससे, बाजार समाज से, या फिर ऐसे समाज को क्या बोलेंगे हम, बाजार समाज बोलेंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, आधुनिक समाज है। जिस समाज में हम आज रह रहे हैं वो आधुनिक समाज है। इस समाज में क्या होता है, बहुत टाइप के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग रह सकते हैं, धर्म उनके अलग हो सकते हैं, ठीक है, और संप्रदाय अलग हो सकता है, संस्कृति भाषा अलग हो सकता है। तो इस समाज में, संघ समाज में, इस टाइप के लोग रहते हैं। और यहाँ क्या है, आदिम समाज जो था हमारा समुदाय, रियल समुदाय था, बद्ध समाज, यहाँ स्वजन रहते हैं। स्वजन यानी कि कहीं ना कहीं उनका रिलेशन, कोई फैमिली है, आपस में वो रिलेटिव्स रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम देखते हैं कि उदारवाद और समुदायवाद क्या है। समुदायवाद को समझने से पहले हम देखेंगे उदारवाद क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये किससे जुड़ा हुआ है, उदारवाद से ये जुड़ा हुआ है। समुदायवाद समझने से पहले हम देखेंगे उदारवाद क्या है। उदारवाद क्या है, उदारवाद में आप जानते हो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस किसको देते हैं, व्यक्ति को देते हैं, स्टेट को कम इंपोर्टेंस देते हैं। बोलते हैं कि स्टेट को व्यक्ति के काम में दखल नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी, इंटरेस्ट और राइट्स की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं। कौन, उदारवाद जो है। इनका एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या बोलते हैं कि व्यक्ति जो है वो क्या है, समाज से पृथक है, समाज से पृथक है। कौन, व्यक्ति समाज से पृथक है। और एक व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी है, कुछ भी गुण है या कुछ भी एबिलिटीज है, योग्यता है, वो सब क्या है, प्रकृति की देन है। किसकी, नेचर की, प्रकृति की देन है। जब प्रकृति की देन है, समाज की देन तो है नहीं, तो कहते प्रकृति की देन है, समाज की देन नहीं है। जब समाज की देन नहीं है तो कहते हैं कि व्यक्ति जो है समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। तो समाज ने उसको कुछ दिया ही नहीं है, तो समाज के प्रति क्या है, उत्तरदायी नहीं है। ये किसका कॉन्सेप्ट है, उदारवाद का। समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो बस क्या है, परस्पर लाभ के लिए सामाजिक बंधन बनाता है। और स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद है, यानी कि वो सेल्फ ओरिएंटेड है। व्यक्ति क्या है, सेल्फ ओरिएंटेड है, स्वत्व मूलक है। और व्यक्ति को स्वत्व मूलक किसने कहा, ये काफी इंपोर्टेंट है, ये कहा आपका सीवी मैकफर्सन ने बोला व्यक्ति को, व्यक्ति जो है सेल्फ ओरिएंटेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि समुदायवाद क्या है। उदारवाद आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उदारवाद समझ में आ गया तो समुदायवाद भी समझ में आ जाएगा। उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति का समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है। और वही समुदायवादी क्या बोलते हैं कि व्यक्ति का समाज से लेना देना है, व्यक्ति समाज में ही रह सकता है,
समाज से बाहर उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आप बस इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। समुदायवाद कहता है व्यक्ति जो है समाज से जुड़ा है, व्यक्ति किससे जुड़ा है, समाज से जुड़ा है। ठीक है, और समाज में रहकर ही वो अपना क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। सीधी सी बात, समुदायवादी कहते हैं व्यक्ति समाज से जुड़ा है और ये क्या करते हैं, उदारवाद की आलोचना करते हैं। जब समाज से जुड़ा है, समाज ने उसको बहुत कुछ दिया है, तो वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा, समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, समाज के प्रति उत्तरदायी होगा। अब हम देख लेते हैं कि इससे कौन से थिंकर्स हैं जिनका संबंध समुदायवाद से है। तो समुदायवाद आप देखोगे कहीं ना कहीं बहुत प्राचीन टाइम से थोड़ा बहुत हर किसी की विचारों में था। जैसे अरस्तु हो गए, तो हम सारे ही देखेंगे, यदि क्वेश्चन में आ गया इनके प्राचीन विचारक में है कि नहीं, तो हमें उसको लगाने में आसानी होगी। प्राचीन विचारक में कौन है, अरस्तु, इसमें देखा जा सकता है। आधुनिक में देखेंगे कौन है, रूसो हो गए। आधुनिक में कौन हो गए, रूसो, हेगल हो गए, जो कि समुदायवाद से संबंधित है। इन्होंने कहीं ना कहीं समुदायवाद के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में मदद की है। आधुनिक हो गए रूसो, हेगल, ग्रीन। इसके अलावा हम देखेंगे कंटेम्परेरी में, समकालीन में कौन हो गए, माइकल ऑक्सफोर्ड हो गए। आप मुझे बताइए माइकल ऑक्सफोर्ड जो है किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये उदारवाद के विरोधी हैं। और इसके अलावा जो हमारे मेन थिंकर हो गए, इस पर आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं को अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर जो है, इन्होंने रियल में उनको समुदायवादी ही बस बोलेंगे हम, उन्होंने विचारधारा को आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं की, वो पूरी तरीके से ही समुदायवादी है। ये है हमारे ए मैकिंटायर, ए मैकिंटायर। और उसके बाद में है माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, और एक और थिंकर है हमारे, वो है माइकल वॉल्जर, माइकल वॉल्जर। ठीक है, ये चार थिंकर हैं, इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी बुक्स देखेंगे और हम जानेंगे कि इन्होंने समुदायवाद में क्या योगदान दिया है और इन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है। क्योंकि चारों है तो समुदायवादी, लेकिन इनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि ये नैतिकता को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और कोई है जो बहुलवादी समुदायवाद को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से ये चारों हमें देखने पड़ेंगे और इनके बिना हमारा काम जो है चल नहीं पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला। सबसे पहले हम मैकिंटायर को देखते हैं, ए मैकिंटायर। ए मैकिंटायर ये स्कॉटिश थिंकर थे, ब्रिटिश थे। ठीक है, आपको पता है समुदायवादी है और इनका टाइम पीरियड था 1929 में, इन्होंने समुदायवाद का विचार दिया। और इन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने समुदायवाद में क्या कही या क्या इनका कॉन्सेप्ट है, तो आप बस ये समझ लीजिए। इसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना या याद रखना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, हम उसको एक बार में यदि रिवाइज करने की सोचे तो हमें की पॉइंट्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए मैकिंटायर है, ये क्या बोलते हैं, नैतिक आधार पर इन्होंने बल दिया, नैतिक आधार पर बल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनकी। अब इनकी बुक है एक, बुक भी पता होना चाहिए हमें, बुक का नाम है आफ्टर वर्च्यू।
और ये कब लिखी गई? 1981 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1981 में। जो छोटे टॉपिक्स हैं उनमें हमें बुक तो पता होना ही चाहिए, बुक के साथ में जो है बुक का ईयर भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब बुक का ईयर पता होगा तो यदि बुक पूछ ली या सीक्वेंस में लगाने देती तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इनकी थ्योरीज देख लेते हैं, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिए। इन्होंने सबसे पहले तो उदारवाद का खंडन किया। क्या किया? इस बुक के अंदर उन्होंने बताया क्या? उदारवाद का खंडन किया। उदारवाद कुछ नहीं है, ठीक है, न्याय का नैतिक आधार दिया। अब आप मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति नैतिक सब, यदि वो अकेला रह रहा है, उदारवादी क्या बोलता है कि व्यक्ति को समाज से कोई लेना देना नहीं है, व्यक्ति अकेला रह सकता है। समुदायवादी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति जो है सोसाइटी में या समुदाय में ही रह सकता है। इन्होंने बोला न्याय का नैतिक आधार इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो आप ये बताइए कि जो कोई भी व्यक्ति है वो नैतिक कब होगा? अकेला रहेगा जब होगा, कि सोसाइटी के अंदर रहेगा वो तब होगा? तो सोसाइटी के अंदर रहेगा, समाज के अंदर रहेगा तो वो नैतिक होगा। तो यही इनका न्याय का नैतिक आधार है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने क्या किया? जॉन रॉल्स है, आप जानते ही होंगे जॉन रॉल्स को। इन्होंने एक न्याय सिद्धांत दिया है, काफी फेमस है। जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है, इसकी इन्होंने आलोचना की है। क्या की है? आलोचना की है। और न्याय सिद्धांत पर क्या है? प्रहार किया है, आलोचना की है। क्यों की है? क्योंकि देखो, रॉल्स कहते हैं कि जो मनुष्य है वो क्या है? विवेकशील वार्ताकार है। विवेकशील वार्ताकार मतलब उन्होंने बोला था कि सभी को ऐसी मूल स्थिति में डाल दिया जाए जहां किसी को ये नहीं पता हो कि मेरा जो स्टेटस है सोसाइटी में वो क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। यानी कि अमीर गरीब, है ना, अच्छे बुरे, सबको एक लेवल पर ले आए। और उसके बाद हम न्याय का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश उन्होंने की है। तो कहते हैं कि भैया ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो उनके विवेकशील वार्ताकार वाले कॉन्सेप्ट की क्या है? इन्होंने आलोचना की है। और इसके बाद में ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, ठीक है, पर्सनैलिटी होती है लोगों की। और एक होती है आत्माभिव्यक्ति। ये दोनों क्या है? सामाजिक बंधन है। क्या है? सामाजिक बंधन है। बस इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं, इतनी ही चीजें याद रखनी है। और एक बुक और है इनकी, इसके बारे में हम किसको देख रहे हैं अभी? ए मैकिंटायर को देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ए मैकिंटायर। थोड़ा पेन का साइज बढ़ा लिया, मैकिंटायर को देख रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है क्या? उदारवाद जो है और समुदायवाद जो है, ये थोड़ा अब अंतर तो बताएंगे ही ना जब उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि नैतिक सापेक्षवाद है। सापेक्षवाद आप समझते हो कि किसी एक व्यक्ति की तुलना करके दूसरे को देख रहे हैं या किसी से तुलना करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बिखरे लोग हैं, यहाँ बिखरे लोग हैं, समुदाय नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि समुदाय नहीं है, वो तो व्यक्ति अलग अलग सेल्फ में विश्वास करते हैं कि हर व्यक्ति जो है अलग अलग अपना हित समझ सकता है। तो ऐसा ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा? लोग बिखर जाएंगे, सब अपना अपना सोचेंगे। और ये कहते हैं कि समुदायवाद जो है नैतिक प्रतिबद्धता है। क्यों? क्योंकि लोग सोसाइटी में रह रहे हैं तो नैतिक होना तो कंपलसरी हो ही जाता है। फिर इनकी एक दूसरी बुक है, उसका नाम है हु जस्टिस। आपको बुक अच्छे से याद रखनी है। हु जस्टिस विच रैशनैलिटी। विच रैशनैलिटी, ठीक है। ये इन्होंने कब लिखी? 1988 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ईयर बहुत अच्छे से याद रखना है। और बुक का नाम आप इंग्लिश में ही याद रखो, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ का कुछ हो जाता है।
तो हिंदी में वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसका ट्रांसलेशन है किसका न्याय कौन सी तर्क संगति। ठीक है, इसमें इस बुक में इन्होंने बताया कि जो न्याय है और जो सद्गुण है, न्याय और सद्गुण है, क्या है, नई संकल्पना है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। क्या है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये इन्होंने खुद से बता दिया। अब कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो इनके बारे में आलोचना करेंगे या इनकी उसमें कॉन्सेप्ट में कमियां ढूंढेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ी सी एक दो पॉइंट हम इनके और देख लेते हैं मैकिंटायर के। मैकिंटायर ने और क्या बोला, देखो ये आप इसको एक डेफिनेशन मानो या कुछ भी मानो, जैसी है वैसी की वैसी ही लिखना है इसको। इन्होंने कहा व्यक्ति सहयोग मूलक, पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सहयोग मूलक मानवीय गतिविधि में ही पनप सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति जो है सहयोग मूलक, यानी कि ऐसी जगह ही रह सकता है जहां लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। ठीक है, ऐसी जगह नहीं रह सकता जहां लोग अपना अपना सोचे, अपने अपने लिए भाग रहे हैं, यानी कि उदारवादी। उदारवाद में क्या है, व्यक्ति सिर्फ अपना ही सोच रहा है, उसे अपनी लिबर्टी की चिंता है, उसे अपने ही कमाने की, उसे अपने ही सेल्फ की चिंता बस है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी जगह व्यक्ति रह नहीं सकता, व्यक्ति को चाहिए ऐसे लोग जहां आपस में हेल्पिंग नेचर के लोग हो, एक दूसरे की मदद करते हो। तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है, वो कहते हैं ऐसा सिर्फ समुदाय में पॉसिबल है। तो ये मैंने इसको लिखा है, ये सेम बात उन्होंने बोली हुई है। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं कि जो राज्य है ना, अब राज्य के बारे में भी थोड़ा बहुत बोलेंगे। राज्य का काम क्या है, इस गतिविधि को सहेजना, यानी कि किस गतिविधि को, सहयोग मूलक गतिविधि को। राज्य को क्या करना चाहिए कि ऐसी चीजों को बढ़ावा दे जिससे लोग मिलजुल कर रहें, समुदाय में रहें, सोसाइटी में रहें। क्यों, क्योंकि वैसे देखा जाए राजूदारवाद में क्या समझता है, व्यक्ति को एक दूसरे से कटी हुई कहीं समझता है, यानी कि जो व्यक्ति हैं अलग अलग है, ऐसे ये अलग है ये अलग है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, व्यक्ति जो है समुदाय में ही रह सकते हैं और कहीं नहीं। और राज्य का काम है कि ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना कि व्यक्ति समुदाय में अच्छे प्रकार से रह सके, अच्छी तरह से रह सके। ठीक है, तो इनकी हमने दो बुक देखी, आफ्टर वर्च्यू और हु जस्टिस विच रेशनैलिटी देखी हमने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थिंकर की तरफ। एक थिंकर हो गए, टोटल चार है हमारे पास। सॉरी, तो नेक्स्ट थिंकर है हमारे सैंडल। नेक्स्ट थिंकर है सैंडल। ठीक है, सैंडल, इनकी बुक देखेंगे पहले। इनकी बुक, क्योंकि विचार जो है किसके अंदर देंगे, बुक के अंदर देंगे। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। इन्होंने कब लिखी है, 1982 में लिखी। अगेन ये भी क्या क्या करेंगे, सोचो आप, ये भी रॉल्स की आलोचना करेंगे। तो इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया है, रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। क्या की है, रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना। और उनकी जो बुक है सॉरी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, उनकी जो बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, किसकी, रॉल्स की, कब लिखी, 1971 में लिखी। इसकी क्या की है इन्होंने, आलोचना की है। रॉल्स का सिद्धांत है अज्ञान का पर्दा, ये आपको मालूम होगा। इसकी भी आलोचना की है कि अरे कुछ नहीं है, इन्होंने अपने मन से ऐसे ही बना के बिना किसी तरक प्रणाली के ये सिद्धांत दे दिया है। अभी तो ठीक है, इन्होंने आलोचना कर दी, दूसरे के सिद्धांत में कमी निकाल दी। अब इन्होंने खुद ने क्या कहा है, अब हम ये देखेंगे। सैंडल जो है एक खुद क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला है कि सबसे पहले आपको व्यक्ति के चरित्र को जानना चाहिए। किसको, व्यक्ति के चरित्र को, यानी कि वो किस समय
किस जगह, किस संस्कृति पर खड़ा है। यानी कि आप ये तो देखो कि वो किस समय में है या फिर किस प्रकार के अभी सिचुएशन में फंसा हुआ है। जैसे कि हम देखें इंडिया को यदि हम लें तो 1950 का इंडिया कितना अलग था, ठीक है, और आज का इंडिया कितना अलग है। तो वो कहते हैं कि आप यदि आज के बारे में सोच रहे हैं और आप 1950 के इंडिया को लेके कोई बात कर रहे हैं तो वो क्या रहेगी, वैलिड नहीं रहेगी। यदि आपको व्यक्ति के बारे में कुछ भी समझना है तो सबसे पहले आप उसके चरित्र को समझो, और चरित्र को भी इन द सेंस कि वो कहाँ है, किस समय, किस सिचुएशन में, किस कल्चर में है, किस संस्कृति में, किस सोसाइटी में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि वर्तमान के हिसाब से आप चलो, न कि पहले से बनी बनाई किसी मान्यता के हिसाब से आप चलो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यदि हमने व्यक्ति को चरित्र को जान लिया तो क्या होगा, यदि चरित्र को जानने के बाद ही आप कोई भी नियम बना सकते हो। क्या कर सकते हो, नियम बना सकते हो, कोई भी संस्था बना सकते हो, कोई भी प्रथा का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको। व्यक्ति के चरित्र को समझ के ही आप कोई भी नियम बना सकते हो, कोई भी संस्था बना सकते हो, कोई भी प्रथा का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हमें इसके लिए लेकिन क्या करना पड़ेगा, 100 साल पहले की सिचुएशन नहीं देखनी, वर्तमान की ही सिचुएशन देखनी है। और इन्होंने रॉल्स के इसका खंडन किया, किस चीज का, कि विवेकशील प्राणी है ये इस बात का खंडन करते हैं, और अज्ञान का पर्दा जो है उसका खंडन करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, न्याय को लेके इन्होंने रॉल्स के न्याय का तो खंडन कर दिया, अब ये खुद भी तो कुछ बोलेंगे ना। इन्होंने बोला कि जो न्याय है वो कोई मूल्य नहीं है। समझ रहे हैं आप, मूल्य नहीं है यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ऐसा आ गया असर रीजनिंग में कि न्याय जो है मूल्य है, ठीक है, फिर नीचे कुछ दे दिया, नहीं, उन्होंने बोला कि न्याय मूल्य नहीं है। तो न्याय क्या है, ये प्रतिकारात्मक सद्गुण है। क्या है, सद्गुण है, ये मूल्य नहीं है, सद्गुण है। तो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आगे समझाओ, भी हमें समझ नहीं आया क्या बोलना चाहते हो, मूल्य है ये नहीं है। सॉरी, पेन चलना बंद हो गया।